नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मिशन 95 प्लस में फिर से एक बार स्वागत है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। 2 वीडियो बनाया है, ये वीडियो तीसरा है, ठीक है। इसके पहले जस्ट वीडियो में जो पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर दूँ, ठीक है। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था वर्णमाला के बारे में, अक्षर पढ़ाया था, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन के बारे में, स्वर व्यंजन के बारे में स्वर वर्ण के बारे में पढ़ाया था, व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ाया था, संयुक्त व्यंजन क्या होता है इसके बारे में पढ़ाया था, द्वित्व द्विगुण आय, नए आगत वर्ण क्या होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, अयोगवाह क्या होता है उसके बारे में बताया था, स्पर्श व्यंजन क्या होता है उसके बारे में अच्छी तरह से डिटेल्स आपको मैं विस्तृत रूप से बताया है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, उसमें व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, वैदिक व्यंजन, इन सब के बारे में डिफिनीसन देते हुए आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, व्याख्या किया है, ठीक है। आप उसे पीछे जा कर के एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और रिवीजन का जितना ही आप रिवीजन करने कीजिएगा उतना ही आपको पकड़ मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम ले चलते हैं अगले इस वीडियो पर। हिंदी वीडियो पार्ट 3, हिंदी ग्रामर का वीडियो जो बना रहा हूँ ये तीसरा पार्ट है। आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि मेरा ये वीडियो कलेक्शन का जो मैंने कलेक्शन किया वो सार्थक हो सके, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत करके इसके कलेक्शन किया है, ठीक है। तीसरा वीडियो पार्ट 3, ठीक है, तीसरा वीडियो है ये। मैंने बहुत मेहनत करके ये सब वीडियो कलेक्शन किया है। ये जो हिंदी ग्रामर के जो पार्ट है मैंने बहुत अच्छी तरह से कलेक्शन किया है, ठीक है। आइए तो हम लेकर चलते हैं आपको इस वीडियो में। हिंदी भाषा में जो तुर्की भाषा के हिंदी भाषा में जो है तुर्क से 2 वर्ण लिए गए हैं, 2 वर्ण है। तो हिंदी भाषा में तुर्की जो होता है भाषा, एक तुर्किस्तान का है, तुर्की भाषा जो है उसका 2 वर्ण हिंदी में है। कौन सा? ड और ढ, जिसके नीचे 2 बिंदु होते हैं, ये तुर्की भाषा है। जहाँ भी हिंदी में जहाँ भी ये शब्द आ जाए देख लीजिएगा, ये वर्ण जहाँ भी मिल जाए समझिएगा कि इससे बने शब्द तुर्की है, ठीक है। आप एकदम सिंपल तरीके से समझिएगा। जहाँ ढ और ढ देखिएगा, जहाँ बिंदु देख लीजिएगा ढ और ढ में, तो आपको यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, तुर्की वर्ड है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये पूछा गया है, ठीक है। कि तुर्की वर्ड दे देंगे, ऑप्शन में दे देंगे, ठीक है। और उसमें आपको दे देंगे कि इसमें से तुर्की वर्ड कौन है। तो जहाँ देख लीजिएगा बिंदु, देखिए छोटा सा ये बिंदु दोनों के नीचे में है, अगर बिंदु देखिएगा वहीं पर बस साइन मार दीजिएगा कि ये है तुर्की वर्ड, ठीक है। हिंदी भाषा में भी अंग्रेजी के एक वर्ण आते हैं, औ, ठीक है, औ, जिसे इस तरह से हम नोट करते हैं और बोलते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए। अब आइए आगे, वायु संवेग के आधार पर वर्ण के प्रकार, ठीक है। वायु संवेग के आधार पर वर्ण का प्रकार, वायु संवेग के आधार पर वर्ण का प्रकार। वायु संवेग के आधार पर वर्ण 2 भेद हैं। वायु संवेग के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन है? अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है, महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। वायु संवेग के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं? 2, ठीक है। कौन? अल्प प्राण और महाप्राण। आइए, अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण किसे कहते हैं इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं पूरी डिटेल से, ठीक है। अल्प प्राण, इसको पढ़ने से आपको पता ही चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये छोटा सा मतलब कम, छोटा मतलब कम, ठीक है। अल्प मतलब कम या छोटा, ठीक है। अल्प मतलब बहुत कम, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो बोलते हैं कि अल्प मात्रा में मुझे भोजन चाहिए, ठीक है, या फिर थोड़ा सा मुझे खाना दे दीजिए, ठीक है। यही जो है अल्प मतलब थोड़ा सा या छोटा मात्रा, ठीक है, मतलब छोटी मात्रा में, ठीक है। तो आइए इसके बारे में। अल्प प्राण का अर्थ होता है थोड़ा या थोड़ी हवा, ठीक है, हवा के
यहाँ पर वर्ण के अकॉर्डिंग देखी जाए तो यहाँ हवा की इंडिकेट किया जा रहा है, हवा जो मुख से निकली हुई आवाज़ जो निकलती है वो उसके बारे में, ठीक है, हवा निकलती है उसके बारे में बता रहा है कि अल्प प्राण का अर्थ होता है थोड़ा या थोड़ी हवा। इस प्रकार अल्प प्राण का अर्थ हुआ थोड़ी हवा। क्या हुआ? थोड़ी हवा। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली, समझ रहे हैं, ली मतलब लिया जाता है, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली अथवा छोड़ी जाए, ली जाए चाहे छोड़ी जाए, अथवा ली जाए अथवा छोड़ी जाए, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण ध्वनियाँ निम्न है, अल्प प्राण जो है ध्वनियाँ निम्न है, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण का अर्थ होता है थोड़ा या थोड़ी हवा। इस प्रकार अल्प प्राण का अर्थ हुआ थोड़ी हवा, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ी से मतलब धीरे से वायु जो होती है धीरे से ली अथवा छोड़ी जाए उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। अल्प प्राण ध्वनियाँ निम्नलिखित हैं, इसके बारे में देख लीजिए पूरी डिटेल से। प्रत्येक वर्ण का पहला, अब देखिए कितना कोडिंग बढ़िया है, आपको समझने के लिए मैंने कोड भी बना दिया है। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण। जैसे कवर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। जैसे कवर्ग में क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ड, ड़, त, द, न, प, ब, म, ठीक है। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन के जो 4 वर्ण होते हैं य, र, ल, व, वो क्या है? अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण है। इसे आप कोड में याद कर लीजिए 135, मतलब कि 1 मतलब पहला, ठीक है, 3 मतलब तीसरा, पांचवा मतलब पांचवा, ठीक है। इस तरह से कोड से याद कर लीजिएगा। और अंतस्थ व्यंजन का याद कर, जहाँ अंतस्थ व्यंजन का जो 4 वर्ण होते हैं य, र, ल, व, ये चारों मिल करके क्या है? अल्प प्राण है, अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण है, अर्थात य, र, ल, व भी अल्प प्राण है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब आइए महाप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में महाप्राण, अल्प प्राण हो गया महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से ली अथवा छोड़ी जाए, वायु जो होती है ली अथवा छोड़ी जाए उसे महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ निम्नलिखित हैं, ठीक है। प्रत्येक जो वर्ग होता है, यहाँ मिस्टेक हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान, प्रत्येक वर्ग, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए इधर, जैसे दूसरा, चौथा, ठीक है। ख चौथा, ख, घ, छ, झ, ठ, ड, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, ठीक है।
इसके बाद ये तो दूसरा और चौथा वर्ण हुए, ठीक है। इसके अलावा इसमें आते हैं, कौन से आते हैं, ऊष्म व्यंजन। कौन आते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन आते हैं वर्ण, तलावेश, मूर्धन्यश, दंतेश, ह, ठीक है। ये चारों वर्ण क्या है, महाप्राण है, ठीक है। नोट में भी आप याद कर लीजिए। प्रत्येक स्वर वर्ण, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर वर्ण जो होते हैं आपको याद होगा, ये स्वर वर्ण 11 होते हैं, 11 होते हैं। स्वर वर्ण न तो अल्प प्राण है और न ही महाप्राण है, ठीक है। स्वर वर्ण न तो अल्प प्राण है और न ही महाप्राण है, ठीक है। अब तो समझ में गया। अब आइए तीसरा, ठीक है। तीसरा, तारत्व के आधार पर, तारत्व के आधार पर, तीसरा क्या है, तारत्व के आधार पर वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तारत्व के आधार पर, तारत्व के आधार पर, तारत्व के आधार पर वर्ण के दो भेद हैं। कितने भेद हैं, वर्ण के दो भेद हैं। तारत्व के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। घोष वर्ण का दूसरा नाम क्या है, संघोष वर्ण। संघोष वर्ण मतलब घोष वर्ण कहिए या संघोष वर्ण कहिए, और दूसरा कौन सा होता है, अघोष वर्ण, ठीक है, अघोष वर्ण। अब आइए पहला के बारे में, पहला के बारे में, घोष वर्ण या संघोष वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन, तारत्व या प्रकंपन पैदा होता है, प्रकंपन पैदा होता है, उसे घोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं, ठीक है, घोष वर्ण कहते हैं। घोष वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन पैदा होता है उसे घोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, घोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण ले लीजिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण ले लीजिए, चौथा वर्ण ले लीजिए, पांचवा वर्ण ले लीजिए, ठीक है, घोष वर्ण कहलाता है, ठीक है। जैसे ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, ड, ढ, अड़, द, ध, न, ब, भ, म, ठीक है। घोष वर्ण में, ठीक है, घोष वर्ण के लिए कोड है, आप ये भी याद कर लीजिए, 345 345, ठीक है। ये कोड याद रहेगा तो आप भूलिएगा नहीं, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आपके लिए ये कोड काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन, यहाँ देखिए, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और ह, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और ह, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं आपको तो बता दिया गया है, य और ल आते हैं, और उसमें ह को शामिल करने के बाद वो चार जो होते हैं, एक और ह, 5, ये क्या होते हैं, घोष वर्ण है। क्या है, घोष वर्ण है अथवा कहलाते हैं, ठीक है। नोट में याद किया, प्रत्येक स्वर वर्ण, प्रत्येक स्वर वर्ण घोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक स्वर वर्ण क्या है, घोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। अब आइए आगे, यहाँ से अघोष वर्ण किसे कहते हैं, अघोष वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व, जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व, जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन, तारत्व या प्रकंपन न पैदा होता है या न हो, उसे क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ण का पहला, गलत है यहाँ पर, सॉरी मिस्टेक हुआ है, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण है, ठीक है। क्या है, अघोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का, यहाँ भी मिस्टेक हुआ है, बाय द सॉरी, प्रत्येक वर्ग का
पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण है, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ठीक है, इसे कोड में हम 12 कहते हैं, 12, 1 और 2। ठीक है, घोष वर्ण तो कौन कौन से हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके लिए कोड है 345, और अघोष वर्ण के लिए 12। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, प्रत्येक उसमें व्यंजन ह को छोड़कर, प्रत्येक उसमें व्यंजन जिसमें ह भी होता है, उस व्यंजन में ह भी आता है, लेकिन ह को छोड़ करके, अर्थात तलावेश मूर्धन्य स दंत्य स क्या है? अघोष वर्ण है। क्या है? अघोष वर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ मैं फोकस करवा दे रहा हूँ, याद रखिएगा। उसमें व्यंजन में 4 होते हैं, तलावेश मूर्धन्य स और दंत्य स और ह। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब अघोष वर्ण की बात की जाएगी तो ह को छोड़ करके, ह जो है यहाँ पर, ह को छोड़ करके सभी उसमें व्यंजन क्या हो जाएंगे? अघोष वर्ण। मतलब पहला दूसरा वर्ग का पहला दूसरा और तलावेश मूर्धन्य स दंत्य स ह को छोड़ करके। ठीक है, क्या है? अघोष वर्ण है। ठीक है, अब आइए आगे। वर्ण और उसके उच्चारण स्थान। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर याद कर लीजिए, थोड़ा सा बहुत ही ये टफ है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये सारा जितना अब तक पढ़ाए हैं सभी का पकड़ यहाँ पर मिल सकता है इतना ही से। सो प्लीज़ मेरे दोस्तों, आप सभी के लिए ये वीडियो में जो मेन पार्ट है, जो यही समझना है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए तो समझिए कि आगे भी समझ जाएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ अगर किसी तरह का आप लोगों का प्रॉब्लम होता है, कहीं से भी आपको समझ में ना आए, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, मैं उसे ज़रूर सुधारने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत करके कलेक्शन किया है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, और इस वीडियो को जितना हो सके मेरे प्रिय दोस्तों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मेहनत किया हुआ, कलेक्शन किया हुआ मेहनत जो भी है सार्थक हो जाए। ठीक है, आइए वर्ण और उनके उच्चारण स्थान। ठीक है, उच्चारण स्थान ये है, वर्ण ये है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। कंठ से उच्चारण होने वाले कौन कौन से वर्ण हैं? तो पहला क वर्ग हो गया, मतलब ये 5 क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, इसके अलावे 2 वर्ण कौन कौन से हैं? 3 वर्ण, अ और ह। यहाँ पर आ गया एक विसर्ग। ठीक है, ये क से उच्चारण होते हैं। क्या होते हैं? कंठ। क मतलब कंठ से उच्चारण होता है। ठीक है, दूसरा तालु का मतलब होता है तालु, ऊपर वाला। ठीक है, ऊपर वाला तालु। ठीक है, तालु होता है, तालु से उच्चारण होने वाले कौन कौन से हैं? पहला तो चवर्ग हो गया, च, छ, ज, झ, इ। इसके बाद इसके अलावा भी मतलब ई होता है, य होता है, तलाबे श होता है और ज्ञ होता है। ठीक है, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? वैसे शॉर्ट में बोलते हैं इचूसा नाम तालु होता है, इचूसा नाम तालु। ठीक है, अब देखिए, आइए मूर्धा से उच्चारण हो। मूर्धा मतलब मूर्धा से उच्चारण होने वाले कौन कौन से होते हैं? ध्यान दीजिए, यहाँ से मूर्धा से उच्चारण हो रहा है ट। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ढ, ड़, री, र, मूर्धन्य श। ठीक है, इसे हम लोग ख भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देखिए, ख भी इस उच्चारण, इसे ख भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ट वर्ग हो गया, री हो गया, र हो गया और ख भी हो गया साथ। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसका उच्चारण स्थान होता है, क्या होता है? मूर्धा। दंत। अब आइए दंत से किसका उच्चारण होता है? त वर्ग का तो होता ही है, त वर्ग में तथा न। इसके बाद री होता है, इसके बाद त होता है। ठीक है, इसके बाद श होता है। ठीक है, आइए इसके बाद ओष्ठ से किसका उच्चारण होता है? तो प वर्ग हो गया। ठीक है, प फ म। इसके अलावा उ होता है। ठीक है, उ। ठीक है, ये दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों से किसका उच्चारण होता है? दांत और ओष्ठ। बहुत भी आई है। ठीक है, ये भी आई है। ठीक है, भी आई बहुत महत्वपूर्ण। दंतोष्ठ
इसे आप नोट कर लिए, ये एग्जाम में आता ही आता है, आएगा भी, ठीक है। दंतोष्ठ, यहाँ से देख लीजिए, व कंठोष्ठ, कंठोष्ठ माने कंठ और ओष्ठ से किसका किसका उच्चारण होता है, ओ औ, ठीक है। कंठ तालु, कंठ और तालु से किसका किसका उच्चारण होता है, ए अय, दो वर्ण है जिसका कंठ और तालु से उच्चारण होता है, ठीक है। कंठ और मूर्धा, कंठ और मूर्धा से किसका उच्चारण होता है, छ, जिसे हम लोग संयोगी छ बोलते हैं, इसका इंग्लिश में KSHA, छ, ठीक है, छ होता है। कंठ तालु से इसका उच्चारण होता है, कंठ तालु से इसका उच्चारण होता है, ठीक है। दंत मूर्धा, अब देखिए दंत मूर्धा, अब यहाँ से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना मैंने ढंग से कलेक्शन किया है। यदि आप इस वीडियो को आप लोग पढ़ लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहीं डाउट नहीं होगा, ठीक है। दंत मूर्धा से त्र का उच्चारण होता है, ठीक है, त्र का उच्चारण दंत मूर्धा होता है। स्र का उदाहरण वालु मूर्धा, वालु मूर्धा होता है, क्या होता है, वालु मूर्धा, ठीक है, वालु मूर्धा होता है। नासिका, नासिका मतलब मतलब नाक से, ठीक है। यमंगणानाम नासिका च, ठीक है, मतलब कि अंग, य, न और म, ठीक है, इन पांचों वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, तो नासिका से, मतलब नाक से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबों के लिए जो मैंने समझाया, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आ गया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें ये पढ़ाए हुआ सार्थक हो जाए, ठीक है गाइस। हम आइए आगे नोट्स में। नोट्स में आपके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। आइए, इससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के एग्ज़ाम में आते हैं और मैंने किस तरह से पढ़ाया आपको, ठीक है, और आपको आपके लिए ये सार्थक है कि नहीं है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, आप देखिए प्रश्न किस तरह से आते हैं, हम उस तरह से वर्ण रचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। नोट्स में आप ये से नोट्स भी कर लीजिए एक तरह से, ठीक है। वर्ण रचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। हिंदी में काकल्य वर्ण, हिंदी में काकल्य वर्ण, देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी में काकल्य वर्ण केवल एक है, कौन काकल्य वर्ण, स्वर यंत्रमुखी, जिसे काकल्य वर्ण किसे कहते हैं, स्वर यंत्रमुखी। काकल्य वर्ण को क्या कहते हैं, स्वर यंत्रमुखी, एक ही होता है, कौन है भाई, ह, कौन सा है, ह, ठीक है। ह को क्या कहते हैं, काकल्य वर्ण कहते हैं, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, हिंदी में वत्स्य वर्ण, हिंदी में वत्स्य वर्ण 4 हैं, कितने हैं, 4 हैं। र क्या होता है, र, ल, ज और स, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वत्स्य वर्ण कहते हैं, ठीक है। वत्स्य वर्ण का अर्थ होता है दंत के, मतलब दांत के, मतलब दांत के, मतलब दंत के निचले भाग से बोली जाने वाले अक्षर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैं इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। और मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, बहुत रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। उसी के पर्पज़ से मैं बना भी रहा हूँ, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए, तो वत्स्य वर्ण के बारे में आप समझ गए, ये 4 होते हैं, र, ल, ज, स, ठीक है। क्यों वत्स्य वर्ण किसे कहते हैं, दंत के निचले भाग से बोली जाने वाले अक्षर को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। तीसरा है प्रश्न, हिंदी में स्पर्श संघर्षी वर्ण, स्पर्श संघर्षी वर्ण किसे कहते हैं, ध्यान देखिए, स्पर्श संघर्षी वर्ण 4 हैं, कौन कौन से है भाई, च, छ, ज, झ, ठीक है। स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन है, याद रखिएगा, च वर्ग में के यहाँ हटा करके चारों याद कर लीजिएगा फटाफट, ये कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। चौथा, आप देखिए प्रश्न है, हिंदी में संघर्षी वर्ण 3 है, यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होइएगा, स्पर्श संघर्षी 4 होते हैं, लेकिन केवल संघर्षी वर्ण कितने होते हैं, 3 होते हैं।
तालाबी स मूर्धन्य श दंत थ। ठीक है, संघर्षी और स्पर्श संघर्षी में कितना अंतर है आप ध्यान रखिएगा। स्पर्श संघर्षी का बात आएगा तो च छ ज झ, और यहाँ से संघर्षी केवल संघर्षी पूछ दिया तो तालाबी स मूर्धन्य स और दंत स का ही दीजिएगा। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, हिंदी में विवृत वर्ण केवल एक है। विवृत वर्ण कौन सा है होता है? आ। कौन सा है? आ। ठीक है, विवृत वर्ण जहाँ देखिए आ में साइन मार दीजिए। ठीक है, विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। क्या हुआ? खुला हुआ। बोलते हैं आ, मुँह खुल जाता है, मतलब खुला हुआ। ठीक है, 5वां हो गया। 6ठा में आइए, हिंदी में अर्ध विवृत वर्ण 3 है। अब ये भी आ गया, विवृत वर्ण तो एक ही है, लेकिन अर्ध विवृत वर्ण कितने हैं? 3 है। ऐ, औ, आ। ठीक है, ऐ, औ, आ। ठीक है, ध्यान रखिए ये तीनों है जो क्या है? विवृत वर्ण है। समझ गए? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, सम्मिलित वर्ण 4 हैं। सम्मिलित, आइए प्रश्न, सम्मिलित वर्ण आता है प्रश्न। सम्मिलित वर्ण कौन कौन से हैं, कितने हैं? इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे आपके इससे। तो सम्मिलित वर्ण 4 हैं। ठीक है, कौन कौन है? हर्षई, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ। ठीक है, ये चारों। ठीक है, मतलब कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, इसके बाद अर्ध सम्मिलित वर्ण कितने होते हैं? 2 सम्मिलित वर्ण, अर्ध सम्मिलित वर्ण। ठीक है, सम्मिलित वर्ण और अर्ध सम्मिलित वर्ण इस तरह से। ठीक है, आपको सम्मिलित वर्ण 4 होते हैं, लेकिन अर्ध सम्मिलित वर्ण कितने होते हैं? 2। ए ओ क्या होते हैं? सम्मिलित वर्ण, अर्ध सम्मिलित वर्ण होता है, लेकिन सम्मिलित वर्ण 4 होते हैं। हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ। ठीक है, लेकिन अर्ध सम्मिलित वर्ण की बात आए तो यहाँ पर 2 हो जाती हैं, ए ओ। ठीक है, इस तरह से हमारा आज मैं यहीं पर आपको ये वीडियो एंड करता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। मेरे प्रिय दोस्त, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है ये वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि मेरा ये कलेक्शन, मेहनत किया हुआ, जितना भी मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए मेहनत किया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, वो सार्थक पूर्ण हो जाए। ठीक है, नमस्कार, बाय बाय।